हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीपा में। और जिसमें हम आदिकाल पढ़ने जा रहे हैं। आदिकाल की जो विशेषताएं रही हैं, कैसे आदिकाल की विशेषता रही हैं, इसमें है आदिकाल। जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल का समय है, 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है। ठीक है, जो आदिकाल है, आदिकाल का जो समय है 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, यानी कि संवत 1050 से 1375 माना गया है। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। ठीक है, आदिकाल की जो विशेषताएं रही हैं वो इस प्रकार हैं। मतलब ऐतिहासिकता का अभाव रहा है। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है तथा अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न है। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि रास साहित्य के जो चरित्र नायक हैं, जो नायक वो कैसे व्यक्ति हैं? ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ठीक है, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इसलिए मतलब उसमें काफी भ्रांतियां हैं, क्योंकि कल्पना पर आधारित तो है, तथ्य इसमें कम दिए गए हैं। और इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वह तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावलियों, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास संबंध नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे नितांत विमुख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो तथ्य हैं, जो भी तिथियां हैं, जो नामावली है, वो रासो काव्य ग्रंथों से रासो काव्य में उपलब्ध होता है, वो इतिहास संबंध नहीं है, इतिहास से मेल नहीं खाता है। ठीक है, इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता है। किसी भी ऐतिहासिक तथ्य या सत्य का उद्घाटन नहीं होता है, क्योंकि जो इतिहास है वो तथ्य पर आधारित होता है और उसमें क्या किया गया है, कल्पना का प्राधान्य बनाया गया है। ठीक है, कल्पना को अधिक माना गया है इसमें। और इतिहास में अतिशयोक्ति से जो इतिहास है वो अतिशयोक्ति से बचा जाता है। जबकि चारण कवियों ने रासो साहित्य के जो चारण कवि हैं उन्होंने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन का जो प्रसंग है, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि ने युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। ठीक है, कवि ऐसा लगता है कि जैसे कवि आंखों देखा हाल सुना रहा है। युद्ध वर्णन का इतनी सजीवता से पाई गई है। ठीक है, चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं अपितु युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। सिर्फ लिखना ही नहीं जानते थे वो, बल्कि युद्ध करने में भी वो क्या थे, पारंगत थे। ठीक है, युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णन में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी वास्तविक अनुभूति थी। ठीक है, इन युद्ध प्रसंग में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। पृथ्वीराज रासो अपनी युद्ध वर्णन के कारण भी एक सख्त रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो है ना, चंद्रप्रदाय की, वो अपने युद्ध वर्णन किया, उसमें युद्ध वर्णन का अधिक दिखाया गया है ना, युद्ध युद्ध किया गया है उसमें, तो उसके वजह से क्या है, सख्त रचना मानी जाती है। संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, क्योंकि हुआ है ना वीरता का वर्णन, परंतु उसमें स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों के शासक अपने छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझते थे। क्योंकि देश क्या था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो और राष्ट्र संकुचित राष्ट्रीयता होगी, क्योंकि देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। ठीक है, पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर यह रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे हैं। ठीक है, आशीदातों की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचिता चारण कहे जाते थे और वह अपने आशीदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। ठीक है, रासो ग्रंथों के जो रचिता थे चारण कहे जाते थे। क्या कहे जाते? रासो ग्रंथ जो भी लिखते थे वो क्या कहे जाते थे? चारण कहे जाते थे। वो अपने आश्रयदाता राजाओं की
प्रशंसा करते थे, उनका प्रशंसा करना, उनके वो सुख समृद्धि या वैभव के बारे में लिखना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। दरबारी कवि थे ना, किसी राजा के दरबार में रहते थे। दरबारी इस आगे है जो दरबारी कवि होने के कारण अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव या प्रतिपक्षी राजा की हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता रही है। जो चारण कवि थे उनकी विशेषता रही है कि अपने राजा की तो प्रशंसा करना और प्रतिपक्षी जो विरोधी राजा है उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायकों राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताए हैं। बताते हैं ना, पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा परक रचना है। किसी कोई दरबारी कवि ने ही मतलब पृथ्वीराज रासो और कुमार रासो को लिखा है। इसी कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को जो जो भी चारण कवि थे, रासो साहित्य के जो भी चारण कवि थे उन्होंने क्या किया है, चरित्र नायकों राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से श्रेष्ठ बताते हैं। प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता का प्रतिपादित की है। ठीक है, प्रत्येक दृष्टि से। तो इस प्रकार से हम आदिकाल की जो विशेषताएं रही हैं, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध का सजीव युद्ध वर्णन में सजीवता, संकुचित राष्ट्रीयता, आशीदाताओं की प्रशंसा, ये हमने आदिकाल का भाग 1 पढ़ा है और भाग 2 में हम आदिकाल की अन्य विशेषताओं को लेके आएंगे। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।